चले चले कहानी, चले कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत। आप सुन रहे हैं चली कहानी। आज की कहानी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी एक और सर्वश्रेष्ठ कहानी। कहानी का नाम है बाल्य स्मृति। ये कहानी शरत चंद्र के बचपन से ही शुरू होती है। आइए सुने कहानी किस तरफ बढ़ती है। अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ तब मैं ठीक नहीं बन सका था, या फिर बाबा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल नहीं हुआ था। किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत दिन लगे थे। 2 ही 4 साल में बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई तालमेल नहीं। अब मैं 12-13 साल के बाद की बात करता हूं। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सका। फिर भी देखिए, हम गांव के रहने वाले, बचपन से मैं वहीं रहता आया। पिताजी पचाह में नौकरी करते थे। मेरा वहां बहुत कम आना जाना था, नहीं के बराबर। मैं दादा दादी के पास गांव में रहता था। घर में मेरे उद्यम की कोई सीमा नहीं थी। एक वाक्य में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा यानी मेरे दादा जब कहते तू कैसा हो गया है, किसी की बात नहीं मानता, अब तेरे बाप को ही चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, तो मैं जरा हंसकर कहता बाबा वो दिन अब गए, बाप की तो चलाई क्या, अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और कहीं दादी मौजूद होती तो फिर डर किस बात का। वो बाबा को कहती क्यों, कैसा जवाब मिला और छेड़ोगे उसे। बाबा अगर नाराज होकर बापू को चिट्ठी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देते। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फिकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया नहीं निकालता। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब में खलल ना पड़ जाए, इस वजह से वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते और मैं मौज करता। पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा होती है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। अब वो पेंशन लेकर गांव आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत BA पास करके उनके साथ आए। मैं उन्हें मंझले भैया कहता। पहले मुझसे विशेष परिचय नहीं था। वो इस तरफ बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी तो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना होता तो कह देते क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है, इसके सिवा कोई और बात नहीं। इस बार जो आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से ही मुझे अपने वश में कर लिया। उन्हें देखते ही मुझे डर सा लगता, मुंह सूख जाता, छाती धड़कने लगती। ऐसा लगता जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हो और उसकी न जाने कितनी सजा मिलेगी मुझे। और उसमें तो कोई शक ही नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर कोई ना कोई कसूर हो ही जाता था। हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती। 2-4 बुरे काम, 2-4 झगड़े करना मेरा रोज का काम था। डरने पर भी भैया को मैं खूब चाहता था। भाई भाई को इतना मान सकता है ये मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारतें, कितने ही कसूर करता, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और कुछ कहते तो मैं समझ जाता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। उन्हें याद थोड़ी रहता है। अगर वो चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो नहीं रहा, पर फिर भी जैसा भी हूं मजे में हूं। रोज बाबा की तंबाकू चुरा कर पी जाता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिराने, कभी तकिए की खोली के अंदर, कभी कहीं पर तंबाकू छिपा कर रखते थे। पर बंदा ढूंढ ढांड कर निकाल ही लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता, मौज से कटती, कोई झंझट नहीं, बला नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया था समझो। बाग में जाकर चिड़िया मारता, गिलहरियां मारकर भून कर खाता, जंगल में जाकर गड्ढों गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता। यही मेरा काम था। न किसी का कोई डर, न कोई फिक्र। पिताजी बक्सर में नौकरी करते थे। वहां से न मुझे वो देखने आते और न मारने आते। बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूं। एक वाक्य में यूं कहना चाहिए कि मैं मजे में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मुझे मंझले भैया के साथ कलकत्ता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। आराम से भर पेट खा पी कर, हुक्का भरकर मैं बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा हाँ। मैंने पहले सोच रखा था कि ये सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा कि अगर जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, इसके लिए चिंता क्यों करते हो बेटा, रजनी आज ही कलकत्ता जाएगा। मकान ठीक हो गया है, सो आज ही तो जाना है तुम्हें। मैं आग बबूला हो गया। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबाकू ढूंढने पर भी नहीं मिली।
जो एक चिलम मिली थी वो मेरी एक फूंक के लिए भी सही नहीं थी। उस पर यह चालाकी, पर मैं ठगा गया था। मैंने खुद कबूल कर लिया था, तो अब पीछे कैसे हटता। लिहाजा उसी दिन मुझे कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर आऊं, उसके बाद फिर मुझे कौन कलकत्ता भेजता है मैं देख लूंगा। कलकत्ता में पहली बार आया था। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में, या वहाँ जहाँ झुंड के झुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, खो गया तो फिर कभी भी घर नहीं पहुँच सकूंगा। कलकत्ता मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इतनी दहशत में भला कोई चीज़ अच्छी कैसे लग सकती है, आगे कभी लगेगी इस पर भरोसा भी नहीं कर सका। कहाँ गया वो मेरा नदी का किनारा, वो बांसों के झुरमुट, बेल की गाड़ी, दोस्त यार, बगीचे के कोने का वो अमरूद का पेड़, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती। मकान के पीछे एक ऐसा बाग बगीचा भी नहीं जहाँ छिपकर एक चिलम तंबाकू पी सकूं। मुझे तो रोना ही आ गया। आंसू पोंछ कर मन ही मन कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वही देंगे। कलकत्ता आया हूँ, स्कूल में भर्ती किया गया हूँ, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूँ, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। गांव में जरूर मेरा नाम जाहिर हो गया था। खैर उस बात को जाने दो। हमारे आत्मीय मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया था जिसमें हम 4 आदमी थे, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मंझले भैया के दोस्त हैं। इनके सिवा एक नौकर और है, एक ब्राह्मण रसोईया भी है। गदाधर रसोईया मुझसे 3-4 साल बड़ा है। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले के किसी भी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई और न ही किसी से मेलजोल हुआ, मगर गदाधर बिल्कुल अलग तरह का आदमी था। मेरी उससे अंतरंग मित्रता हो गई थी। मेरे साथ उसकी खूब घुटती, कितनी गपशप उड़ती, इसका ठिकाना ही नहीं रहा। वो मेदिनीपुर जिले के गांव का रहने वाला था। वहाँ की बातें और उसका बाल्य इतिहास, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी कि मुझे अगर उसके गांव में आंख पर पट्टी बांधकर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं उसके पूरे गांव में और उसके आसपास मज़े में घूम फिर सकता हूँ। रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोई घर में बैठकर ताश खेलता। रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलाकर तंबाकू भी पी लिया करते। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते थे। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई थी। मेरा तो संगी साथी यार दोस्त, मोची टोले का भूलो केलो खोखा खांदा सब कुछ वही है। उसके मुंह से मैंने कभी बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठ ही सब उसका निरादर करते थे। इससे मेरा जी जलने लगता, पर वो अपनी जबान से कभी किसी को जवाब नहीं देता, जैसे वास्तव में वही दोषी हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वो रसोई घर के कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता तो मैं 1000 काम छोड़कर वहां जाता। बेचारे की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ही नहीं था, और तो क्या भात तक कम पड़ जाता। और किसी के खाने के समय में मैं कभी उपस्थित नहीं रहा, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी दाल भात घी तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा लगता था। बचपन में जब मैं दादी के मुंह से मैंने सुना, वो मेरे लिए कहती थी कि लड़का आधा पेट खा खाकर सूख के कांटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भर पेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे कांटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना न मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैं न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं देता। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए मजबूर करता, फिर उनका खाना नहीं होता, मगर उनकी आंख से आंसू नहीं आए। दादी बाबा अपने घर के लोग मेरे पूज्य हैं, जो मुझे खूब प्यार करते थे। उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर मैं उन्हें आधा भूखा और बिल्कुल भूखा रखकर ऐसा संतोष प्राप्त करता था। और इस गदाधर को देखो, न जाने कहाँ का कौन, इसके लिए मेरी आंखों में बिलबुलाए पानी आ ही जाता है। कलकत्ता आकर मुझे क्या हो गया, मेरी कुछ समझ नहीं आता। आखिर आंखों में इतना पानी आता कहाँ से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी थी, फिर भी वो मुझे रुला नहीं सके। लड़के कहते थे सुकुमार की देह पत्थर की है।
मैं मन ही मन कहता था देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चे की तरह रोने लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले नहीं संभलता। छिपकर जहां कोई ना देख सके रो लिया करता हूं। जरा रोकर चटपट आंखें पोंछ पांछ कर संभल जाता हूं। जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितने तरह के दुख देखता हूं। मैं तो तिलक लगाकर, खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता था। फिर ये सब भिखारी किस तरह के हैं? मैं भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी होकर कहता, भगवान इन्हें मेरे गांव भेज दो। खैर अब आगे भिखारियों की बात जाने दो, अब मैं अपनी बात कहता हूं। देखते देखते आंखें इसकी आदी हो गई, पर मैं विद्यासागर नहीं बन सका। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती न जाने कहां से आकर कंधे पर सवार हो जाती। मैं कह नहीं सकता, उनकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात में मैं इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुन कर रखी। वो शाम को घूमने जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया था। जल्दी जल्दी खा पी कर किसी तरह से ऑफिस तक पहुंचना चाहते। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काट कर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झांक कर देखा, बेचारे चिल्ला कर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी से रास्ते पर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन कमबख्त गदाधर ने चुरा कर बेच डाले, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई तो ठीक है, पर बटन तोड़कर बेचने वाला चोर तो आज ही सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए थे। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त। बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। उन्हें काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे तो डर था, कहीं गदाधर को सचमुच ही तो नहीं निकाल देंगे। वो बेचारा बिल्कुल निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब क्या होगा? मंजले भैया शायद समझ गए कि बटन किसने लिए। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म ना किया जाए, इसकी उन्होंने भली भांति तस्दीक कर ली थी। पर मैंने उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली, अब ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके बदले किसी दूसरे पर कोई आफत आए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं की थी, और करता भी या नहीं ये कह नहीं सकता। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। मुझे उसने मिट्टी कर दिया था। किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई कह नहीं सकता। पंडित जी, बाबा और कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं कर सकता था, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उसकी प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए, इस बीच में कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब एक और आदमी की बात कहता हूं। वो था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ या ग्वाला ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था सो मैं नहीं कह सकता। उस जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मैंने नहीं देखा। अगर फिर कभी उससे भेंट होगी तो उसके गांव का पता जरूर पूछूंगा। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूं कि भैया नहाने बैठे हैं तो वो उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा तो पान लगाने में व्यस्त है। इस तरह वह हर वक्त दौड़ धूप करता रहता। भैया का वो फेवरेट, बड़े काम का प्यारा नौकर था, पर मुझे वो देखे नहीं सुहा था। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया की खरी खोटी सुननी ही पड़ती। खासकर गदाधर को वो अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता है, वो ठहरा भैया का फेवरेट। राम बाबू भी उसे फूटी आंखों न देख सकते थे। वो उसे रूज, रंगा सियार कहा करते थे। उस समय इस शब्द की व्याख्या वे खुद नहीं कर सकते थे, मगर हम ये खूब समझते थे कि रामा दरअसल रूज है। उनके चिढ़ने के कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे, मगर राम बाबू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। खैर, जाने दो इन व्यर्थ की बातों को। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद कर लाए। बहुत बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपए दाम का होगा। शाम को जब सब घूमने चले गए तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसके दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खुश हुआ
और 2-1 बार इसने उसे इधर उधर करके देखा भाला भी। इसके बाद वो अपने काम करने चला गया। पर मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोल कर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है, देखूं कि उसके भीतर कैसी मशीन लगी है। बहुत खोल कर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की पर खोल ना सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है, लिहाजा मैंने उसे घुमा दिया। घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे थाम न सका। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीते मैं घूम कर लौटा। घर आकर देखा तो वहां तो बड़ी हाय तौबा मची है। गदाधर को चारों तरफ से घेर कर सब लोग बैठे। गदाधर की जिरह की जा रही। भैया खूब बिगड़ रहे। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू बह रहे। वो कह रहा था, बाबूजी मैंने इसको जरा सा छुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा कि उसके बाद ये घूमने चले गए। मैं भी रसोई बनाने चला गया। किसी ने किसी बात पर भरोसा नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी, उसमें से 3.5 रुपए काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा कि मानो मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपए चुरा लिए। मुझसे वहां रहा नहीं गया। रो बिलक कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपए लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपए गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपए बिल्कुल नहीं थे। सब रुपए भैया के पास थे, इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, मगर 7-8 दिन वहीं बीत गए। 7-8 दिन बाद फिर कलकत्ता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार भी जवाब न था। फिर कहा, गदा। रामचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, अभी चला ही आ रहा हूँ। महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं है। कहाँ गए? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए। पहले बार ठीक से समझ नहीं आई। इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुंह ताकता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया और जरा मुस्कुराकर बोला, छोटे बाबू आप ताज्जुब कर रहे हैं, मगर उसे आप लोग पहचानते नहीं थे, इसी से इतना चाहते थे। वो छिपा रुस्तम था बाबू। उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था। किस तरह छुपा रुस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका? मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में थे। कितने रुपए थे? 4 रुपए। देखा किसने था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा, पर देखा ही समझी। क्यों भाई? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिए नहीं, तो फिर गए कहाँ? लिए किसने? अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता। ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। उसी से मैंने उसकी खूब। मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वो छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था। उस पर धूल जमी हुई थी। आज 4-5 रोज से उसको किसी ने नहीं छुआ था। किसी ने पानी तक नहीं बदला। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू मैंने चोरी की है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊँगा। मैं तब लड़का ही तो था। बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर क्यों? इसकी वजह मुझे मालूम नहीं। फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में आ ही जाता और दूसरे रसोइये को खाना बनाता देख चुपचाप लौट जाता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मंजले भैया भी देखने नहीं आते। मुझे उन्हें देखना भी कई बार पसंद नहीं आता। रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगती। बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया क्या किया तुमने? भैया बोले, किसका क्या किया? मैंने कहा, गदा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए, सभी जानते हैं। मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ, काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब तो जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा मारा था, क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया ने बड़े दुखद होकर बोला, काम ठीक नहीं हुआ। तनख्वाह के 2.5 रुपए थे तो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा नहीं थी,
मैं जब तक सड़कों पर घूमा करता, दूर पर अगर किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चमकाते हुए जाते देखता तो मैं फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा ना होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणत होने लगी। मैं अपने मन की बात आखिर किससे कहूँ, किससे बोलूँ। करीब 5 महीने बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया, 1.5 रुपए का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने बरस बीत गए, कोई ठीक है, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे दिल में आधी जगह घेरे हुए बैठे हुए हैं। ये थी आज की कहानी, बाल्य स्मृति। ये बचपन की याद है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, जिसे उन्होंने अपनी बुराइयों और अपने दिल में गुजरते भाव, उम्र के साथ परिवर्तित होते उनकी धारणाओं को एक साथ पिरोकर दिखाया है। फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर चली कहानी। चले 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 कहानी।